नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ओपी मौर्य आप सभी का ICS लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो चैनल को देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। वो होगा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर किस किस मूलभूत आधार पर काम करता है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है इस पर चर्चा करने के पहले हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हमारा या हम और आप किसी भी वर्क को कितने स्टेप में, कितने चरणों में पूरा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ कि हमें अपने घर से विद्यालय में 9 बजे पहुँचना है, यानी स्कूल के प्रबंधक द्वारा, स्कूल के प्रशासक महोदय द्वारा या स्कूल के टीचर्स के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई कि प्रत्येक प्रशिक्षु को, प्रत्येक छात्र को सुबह 9 बजे तक स्कूल पहुँच जाना है। ठीक, ये पहला स्टेप हो गया कि आपको सूचना दिया गया कि आपको 9 बजे तक स्कूल पहुंचना है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम महत्वपूर्ण होता है, ये चीज़ बहुत कम लोगों को याद होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप्स होता है वो होता है मेमोरी की, यानी याददाश्त की। यदि हमारे और आपके अंदर मेमोरी ना हो, याददाश्त की क्षमता ना हो, तो क्या हम कोई काम कर सकते हैं? आप कल्पना करके देखिए कि आपको मार्केट से सामान लाने के लिए 8-10 सामान बता दिया गया। यदि आपके अंदर याददाश्त नहीं है, आपके अंदर मेमोरी नहीं है, तो आप 10 के 10 सामान नहीं ला पाएंगे, कुछ ना कुछ सामान भूल जाएंगे या सभी सामान भी भूल सकते हैं यदि आपके अंदर मेमोरी नहीं है। दूसरा प्रमुख काम होता है याददाश्त, मेमोरी। तो जो डाटा को हम लोग याद रखते हैं, और डाटा को हम लोग याद जो रखते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के याद रखते हैं। कुछ ऐसी बातें होती है जो हम लोगों के लिए अनुपयुक्त होती हैं, भविष्य में उसका उपयोग नहीं होता, तो क्षणिक भर के लिए हम लोग उस बातों को केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, उसके पश्चात भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हमें लगता है कि इस सूचना को, इस जानकारी को हमें भविष्य में जो ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस प्रकार की सूचनाओं को हम लोग अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में अस्थायी रूप से दीर्घकालीन के लिए स्टोर कर लेते हैं, जिसे अस्थायी कहा जाता है। तो पहला काम ने क्या हुआ? पहले स्टेप में ये हुआ कि टीचर, अध्यापक किसी के द्वारा आपको निर्देश जारी किया गया, सूचनाएं दिया गया कि कल 9 बजे पहुँचना है। दूसरा काम हमारा क्या हुआ कि हमने इस बात को याद रखा, उन दिए गए दिशा निर्देशों को अपने दिमाग में रखा, अपनी मेमोरी में रखा कि कल हमें 9 बजे पहुंचना है। यदि हम ये चीज़ भूल जाते तो अगले दिन कितने बजे जाना है या कब जाना है, ये दिशा निर्देश हमको मालूम नहीं होता, इसलिए याद रखना ज़रूरी होता है। अगला जो काम होता है वो क्या होगा कि आपके दिमाग में रखने से कि मुझे 9 बजे विद्यालय पहुँचना है, 9 बजे विद्यालय पहुँच जाना है, इस पे कोई काम होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, एक क्रिया करना पड़ेगा। चाहे आप पैदल चल के चलिए पहुँचिए, चाहे आप साइकिल के माध्यम से पहुँचिए, चाहे आप 4 व्हीलर या XYZ बाइक के माध्यम से, मतलब कोई ना कोई माध्यम होगा जो आपको क्रिया करना ही पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो तीसरा स्टेप में हमने क्या किया? एक क्रिया किया। चौथे स्टेप में क्या होने वाला है? परिणाम मिलने वाला है। यानी आप जब चलने की क्रिया करेंगे तो निश्चित ही एक निश्चित समय अंतराल पर आप अपने लक्ष्य को, आप अपने विद्यालय को पहुंच जाएंगे। चलिए, इसी पे आधारित हम कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मैं आप लोगों के लिए ऑडियो जारी कर रहा हूँ, या जैसा भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो मुख्य रूप से अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक हमने इस स्क्रीन पे कुछ लगा रखा है डिस्प्ले के लिए, आप लोगों को देखने के लिए। देखिए लिखा है कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक कार्य हैं, मुख्य रूप से जो कार्य हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट के रूप में निर्देश दिया जाता है। ये निर्देश हम कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं, माउस के माध्यम से दे सकते हैं। कीबोर्ड और माउस सबसे कॉमन, सबसे अधिक यूज होने वाले इनपुट उपकरणों में से एक हैं, उपकरणों में से हैं जो माने जाते हैं सबसे अधिक। लगभग सभी प्रकार के कंप्यूटर में 100% कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस का यूज होता ही है। बाकी जो डिवाइस आप देख पा रहे हैं, स्कैनर या ट्रैक बॉल जो भी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको ज़रूरत है स्कैन करने की, गेम्स वगैरह खेलने की, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे हम इनपुट डिवाइसेस में इन सभी के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। जब हम कीबोर्ड या माउस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो यह निर्देश कंप्यूटर के माइंड यानी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का माइंड भी कहा जाता है, में जाता है। और यहाँ पे जो मुख्य क्रियाएं होती है, मुख्य क्रिया का मतलब प्रोसेसिंग की क्रिया होती है, और इसमें सबसे पहला काम हमारा होता है स्टोरेज यूनिट का, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट, MU मेमोरी यूनिट जिसे आप कह सकते हैं, MU का यूज होता है। डाटा को नियंत्रित करने के लिए CPU कंट्रोल यूनिट का काम होता है, और डाटा को मैथमेटिकल या लॉजिकल कौन से ऑपरेशंस कराने हैं इसके लिए ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज किया जाता है। इस पर क्रिया होने के बाद हम आउटपुट के रूप में परिणाम प्राप्त करते हैं। ये परिणाम आपका सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है और हार्ड कॉपी भी हो सकता है। ये हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर आपको दिखाने की कोशिश की। चलिए एक एक बिंदु पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जो कंप्यूटर की मुख्य क्रिया प्रणाली को अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, एग्जामिनेशंस में लिखा होता है IPO, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। IPO का फुल फॉर्म ये होता है इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, जो शॉर्टकट में अक्सर लिखा होता है, जो मुख्य रूप से 3 चरणों में प्रदर्शित किया गया होता है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के रूप में। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कि मान लीजिए हमने आपको क्लास में पढ़ाया और आपको बताया कि जो भी हमने आज आपको लिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है, ये सब आपको कल एक नया कॉपी तैयार करना है, एक फेयर कॉपी बनाना है, एक असली कॉपी बनाना है, एक नोट्स बनाना है, एक नोटबुक आपको तैयार करना है, जिसमें जो मैं लिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको मैं कल चेक करूँगा। तो पहला काम हमारा ये हुआ, निर्देश दिया कि जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको कल आपको क्या करना है, दिखाना है। कहाँ पे? फेयर कॉपी पे। आपका दूसरा काम क्या होगा, हमारे निर्देशों को याद रखना। यदि हमारे निर्देश को आप याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप घर पर जाकर जो लिखने की क्रिया है, इस क्रिया को कर नहीं सकते हैं। यानी आपका काम क्या होगा कि घर पर जाकर आप कॉपी को लिखेंगे, घर पर जाकर आप लिखने की एक क्रिया करेंगे, और अगले दिन जब आप आएंगे तो उसको हम चेक करेंगे, यानी आप कॉपी को चेक कराएंगे। ये होता है रिजल्ट। यही 4 स्टेप्स में हम और आप आज तक काम करते आए हैं और काम करते भी रहेंगे। इन्हीं 4 स्टेप्स को लेकर हम आगे आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चंस लिए हैं, एक समीकरण दिया हुआ है, जिसको आप हल करके कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहले
कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का जो सबसे पहला चरण है, जो सबसे पहले आता है, वो होता है इनपुट। और कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इनपुट की आवश्यकता होती है। जैसे आपके सामने कोई भी कंप्यूटर ऑन करके रख दिया जाए, अब आप सुबह 8 बजे उस पर बैठ जाइए, शाम को 5 बजते बजते आप उठ जाइए। सिर्फ उसके सामने चेयर लगाकर बैठने से कंप्यूटर में कुछ नहीं होने वाला है, यदि आप कंप्यूटर को निर्देश नहीं देते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे रखे हुए इनपुट डिवाइस, माउस हो या कीबोर्ड हो, आपको उसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देने की आवश्यकता होगा। सिर्फ बैठे रहने से आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, यदि मोबाइल फ़ोन पे कॉल आपका आ रहा है, अगर आप कॉल का रिसीविंग बटन प्रेस नहीं करते हैं तो वो कॉल तब तक रिसीव नहीं हो सकता है। यदि आपके घर में पावर सप्लाई आई है और फ़ैन का बटन ऑन नहीं करते हैं तो फ़ैन आपका चल नहीं सकता। यानी आपको कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा माध्यम इस वर्ल्ड में बना ही नहीं है जो बगैर निर्देश के चल सके। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि उपकरण कोई भी है उसको आपको निर्देश देने की आवश्यकता होती है। और कंप्यूटर में निर्देश देने के लिए सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड या माउस का यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का जो प्रथम चरण है वो है इनपुट। चलिए हम अगले चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला चरण होता है कंप्यूटर का कि जब हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो जो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होता है यानी रैम होता है, वहाँ पे हमारा डाटा जाकर तब तक स्टोर रहती है जब तक कि उसमें प्रोसेसिंग की क्रिया पूरी नहीं हो जाती। जो होता है रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली का द्वितीय चरण है कि कंप्यूटर में इनपुट किया गया डेटा कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी यानी रैम में जाकर स्टोर होता है। इसके पश्चात कंप्यूटर में इनपुट किए गए डेटा पर तीसरे चरण में जो तीसरा चरण होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। तीसरे चरण में जो भी कंप्यूटर में इनपुट किया गया डेटा है कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी में स्टोर है, वह सीपीयू में जाता है और सीपीयू में क्रिया होती है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग की क्रिया सबसे मुख्य क्रिया मानी जाती है और कंप्यूटर में जितने भी क्रियाओं का संचालन होता है सब सीपीयू से ही होता है। यानी तीसरे चरण में कंप्यूटर के मान यानी सीपीयू में एक क्रिया होती है जिसे अंतः क्रिया कहा जाता है और ये होती है प्रोसेसिंग की क्रिया। यह है कंप्यूटर का तृतीय चरण। और चौथा चरण या जिसे अंतिम चरण भी आप कह सकते हैं, हम प्रोसेसिंग क्रिया के उपरांत आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करते हैं। यह रिजल्ट आउटपुट उपकरणों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं मॉनिटर सबसे प्रथम उपकरण होता है, मॉनिटर या एलईडी या एलसीडी जो आपके कंप्यूटर के साथ सीपीयू के साथ लगा होता है, वहाँ से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। मॉनिटर जो भी रिजल्ट हमें आपको प्रोवाइड करता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है क्योंकि उसे हम देख सकते हैं, टच या स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप प्रिंटर से भी रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंटर द्वारा दिया गया रिजल्ट हार्ड कॉपी होता है क्योंकि इसे टच या स्पर्श कर सकते हैं। ये रिजल्ट अस्थायी भी होता है। स्पीकर द्वारा यदि किसी प्रकार का ऑडियो MP3 है उसका आपको रिजल्ट प्राप्त करना है यानी आवाज़ सुनना है तो आप इसके माध्यम से सुन सकते हैं। हेडफोन के माध्यम से आप सुन सकते हैं। यदि घर में प्रोजेक्टर लगा हुआ है तो घर पे आपका प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर के माध्यम से भी आप रिजल्ट को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्लॉटर के माध्यम से भी रिजल्ट प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि कंप्यूटर में मुख्य रूप से जो रिजल्ट प्रोसेसिंग क्रिया के पश्चात आउटपुट के रूप में मुख्य रूप से हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, कॉमनली मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर हो सकता है। इसके बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होने के बाद एक ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक जिसे आप कह सकते हैं। यदि यूजर चाहे उसको भविष्य में उस जानकारी को सेव करना है, भविष्य में उस जानकारी को रखना है, तो उसके लिए वो कंप्यूटर में उस सूचना को, उस जानकारी को
अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है और भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग सेम उसी तरह कर सकता है जैसे आज उस सूचना को, उस जानकारी को वो देख पा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होती है लैंग्वेज में या कहीं भी, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।